सुशांत जी प्लीज आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, बाकी गेस्ट को भी मैं ऐड करूंगी फिर। देखिए, जो जो राजेश कह रहे हैं, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो एक मिलिट्री विक्ट्री की बात कर रहे हैं, एक सैन्य विजय की बात कर रहे हैं, जो भी छोटे स्तर की है। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं एक सामरिक दृश्य से बात कर रहा हूं। जो बैटलफील्ड पे आपने स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स को ले लिया, वो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि ये बड़ा लंबा जंग है और बड़ा लंबा युद्ध है। इस युद्ध में रूस की सामरिक डिफीट इस लिहाज से हुई है कि एक महाशक्ति जिसको माना जाता था, उसकी हालत यह हो गई है कि वो परमाणु धमकियां दे रहा है। ये शेख रशीद जैसे टुच्चे देते हैं, ये पुतिन से नहीं एक्सपेक्टेड कि वो परमाणु जंग की धमकियां देगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि आर्थिक तौर पर रूस कितना पीछे पड़ गया है, ये हमें अभी आपको मुश्किल होगा आंकलन करना, लेकिन 6 महीने के बाद देखिएगा उसकी ईंट से ईंट बच जाएगी आर्थिक तौर पर। क्योंकि 1990 के बाद जितना उसका एक विलय हो गया था, जो पश्चिमी इकोनॉमिक सिस्टम था, वो उससे पहले नहीं था। 90 के बाद दुनिया बदल गई थी, ये वापस जाना बहुत मुश्किल होगा रूस के लिए। नंबर 3, चीन जो है वो भी कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहा है। चौथी बात कि रूस ने जिस उद्देश्य से यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया था, और यह भी सामरिक दृष्टि से देखिए, उसने इसलिए किया था कि यूक्रेन को हड़का करके पश्चिमी देशों से अलग कर देगा। हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। यूक्रेन जब ये युद्ध रुकेगा भी, बेशक वो नेटो ना ज्वाइन करे, लेकिन वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा ही बनेगा। उसको सैन्य समर्थन जो होगा एक नेटो के अम्ब्रेला में नहीं होगा, लेकिन दूसरे तरीके से उसका सैन्य समर्थन जो होगा वो पश्चिमी देशों से होगा ही होगा। नंबर 3, पश्चिमी देश उसकी अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, उसको कर्जा देंगे। रूस से उसका डिस्टेंस और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोगों का कत्लेआम करके ये नहीं, और उनके सारे शहर ध्वस्त करके आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ दोस्ती करेंगे पुरानी तरीके से, ये नहीं होगा। उस लिहाज से अगर आप देखें तो रूस जो है उसकी एक सामरिक लेवल पर डिफीट हुई है। ये मेरा मानना है। एक सवाल आपसे, क्योंकि दावे अलग अलग किए जा रहे हैं। रूस ये दावा कर रहा है, कल ही उसने दावा किया कि हमने युद्ध अभियान का पहला चरण पूरा कर लिया है, यानी रूस ये कह रहा है कि हम जिस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ रहे थे हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुतिन कह रहे थे कि 9 मई तक युद्ध चलेगा, क्योंकि रूस ये दिन विक्ट्री डे परेड के रूप में मनाता है। ये यूक्रेन का दावा है। यानी क्या ऐसा आपको लगता है कि रूस जो है वो 9 मई का इंतजार कर रहा है और 9 मई को कुछ बड़ा हो सकता है? क्या मुझसे पूछ रही है? जी जी सर। नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उनको कोई बहुत खास विजय हासिल नहीं हुई यूक्रेन के अंदर। जो ओरिजिनल अजम्पशन थी, आप ये देखिए ना उनका नुकसान कितना हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया। कौन सा बड़ा शहर, एक खेरसन करके बड़ा शहर था उनके कब्जे में, वो भी वापस यूक्रेनियों ने छीन लिया है। आपने ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव के ऊपर वो सारी की सारी पट्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। लेकिन जो यूक्रेन की सप्लाईज आ रही है वो तो पश्चिम से आ रही हैं, वो तो आ क्या रही है, वो तो बढ़ते जा रही है। ठीक है, लेकिन देखिए डॉक्टर नयन, क्योंकि अब जो है वो रूस जो कहता जा रहा है वो हम देख रहे हैं, वो करता भी जा रहा है। वो परमाणु हमले की धमकी अगर हम कहें तो हफ्ते में ये 2 बार दे चुका। उसके बाद जिस तरीके की हलचल बढ़ी, आप आशंका इसकी कितनी देखते हैं कि परमाणु हमला रूस कर सकता है? देखिए, जब युद्ध होता है तो आप किसी भी चीज को आप नहीं नकार सकते हैं। कभी जिस तरह से अभी कही गई बात कि कल को क्या हो, स्पाइरल इफेक्ट्स क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, रूस के जो वक्तव्य आ रहे हैं, रूस के जो बयान आ रहे हैं, हमें लगता है कि उसे थोड़ा सा मीडिया में ठीक से परिप्रेक्ष्य से देखा नहीं जा रहा। एक सेकंड आप अपनी बात रखिएगा। ये तस्वीरें क्योंकि अभी आ रही हैं, बाइडेन क्योंकि पोलैंड पहुंचे हैं, वहां जो वो मुलाकात कर रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें वहां से भी आ रही है। थोड़ी देर में हो सकता है वो पोलैंड के राष्ट्रपति से वो मुलाकात कर रहे हैं और कुछ बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, जिस पर हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी। उसका भी रुख करेंगे डॉक्टर नैन। देखिए, आज से 3-4 दिन पहले वहां के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो आपके मीडिया नहीं कर रहे, भारतीय मीडिया और वेस्टर्न जो सारे चैनल्स कहिए और न्यूज़पेपर्स कहिए और यहाँ थिंक टैंक्स के रिपोर्ट्स भी कहिए, एस्केलेट टू डी एस्केलेट। उसने कहा कि हमारी कभी नीति ही नहीं रही एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ये हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। और जिस CNN की इंटरव्यू की बात की जा रही थी, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगा जा रहा था कि जबरदस्ती उसे बुलवाया जा रहा है कि आप न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे, क्या परमाणु बम चलाएंगे। तो उसने कहा कि जब हमारी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें हम कहते हैं कि जब हमारी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगी तो हम करेंगे।
उसने यूक्रेन के संबंध में नहीं कहा है। और अभी जो बात आ रही है पनडुब्बियों की जाने की, अभी सावंत साहब ने बोला कि वापस चली गई, वापस अभी फरवरी में एक्सरसाइज भी हुई थी ब्लैक सी फ्लीट के साथ, नॉर्दर्न सी फ्लीट के साथ उनकी एक्सरसाइज भी हुई थी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की एक्सरसाइज होते रहती है। लेकिन ये हम अपनी जो सामरिक अध्ययन की भाषा में बोलते हैं डेटरेंस, एक मैसेजिंग दी जा रही है, एक पोस्चरिंग हो रही है, एक सिग्नलिंग हो रही है। देखिए अभी जैसा सुशांत साहब हमारे मित्र बोल रहे थे, रूस की जो अपनी रणनीति थी उसमें समस्या आ गई है। अब वो पूर्वी क्षेत्र में कंसंट्रेट करने की बात ऑफिशियली बोल रहे हैं, ये कोई इनफॉर्मली नहीं आ रही है बात। तो ये उनकी एक समस्या को अब कैसे एक जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल, एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर इसी तरह से अपने पक्ष में करें, दबाव नेगोशिएशन चल रहा है। ये सारी देखिए बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अभी ये जो इसे वार कहिए, यहाँ पर सवाल यही हो जाता है कि परमाणु हमला अगर होता है तो कितना खतरनाक होगा, यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कह रहे हैं उसके बाद तो फिर विनाश ही है, दूसरा कुछ विकल्प बचता नहीं है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब परमाणु बम चलेगा, किस तरह का परमाणु बम चलता है। जैसे हम बगल से पाकिस्तान, जिस पर कि हमारे सुशांत भाई काम करते रहते हैं, बोलते रहता है कि हम चला देंगे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो आज के दिन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है। तो किस तरह का टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, 1 किलो टन का है, 2 किलो टन का है, तो इस पर डिपेंड करेगा। जितने भी किलो टन का है उससे ऐसे 100 किलो, बहुत अध्ययन इस पर हुए हैं कि अगर 100 किलो टन का होगा तो 3 किलोमीटर में कितने लोग मरेंगे। तो निश्चित ही इसमें संख्या हजारों लोग मरेंगे, इसमें दो मत नहीं है। और इस बात से